देखिए हम लोग स्टडी करेंगे रिफ्लेक्टेंस के बारे में, एब्जॉर्प्टेंस के बारे में। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्टेंस, सेकंड एब्जॉर्प्टेंस एंड एमिटेंस, या ट्रांसमिटेंस बोल सकते हैं। ट्रांसमिटेंस को पढ़ते हैं पहले। थर्ड वन वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसमिटेंस। देखिए अब ये क्या चीजें हैं, इनके बारे में समझो सबसे पहले। देखिए कब जब भी लाइट एनर्जी मतलब कि रेडिएशंस जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर आकर के स्ट्राइक करते हैं तो वो रेडिएशन या तो रिफ्लेक्ट होंगे और थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन भी होगा, बाकी का जो एनर्जी है वो ट्रांसमिट भी होगी। तो तीनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि आप लोग लाइट एनर्जी के बारे में स्टडी करते हो, ये मेरे पास एक सरफेस है, मेटल का सरफेस है, तो इस पर क्या हो रहा है, एनर्जी आकर के इंसिडेंट कर रही है। एनर्जी जब आकर के इंसिडेंट करेगी, जिस पॉइंट पे इंसिडेंस होगा वहां पर एब्जॉर्प्शन भी होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से 100 एनर्जी आ रही है, तो 100 एनर्जी जब आएगी तो ऐसा नहीं होगा कि 100 की 100 एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। चाहे ये जितना भी अच्छा हाईली पॉलिश सरफेस हो, लेकिन ये 100% रिफ्लेक्शन नहीं कर सकता, 100% रिफ्लेक्शन नहीं कर सकता। तो रेडिएशन जब आकर के इस पर स्ट्राइक करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आकर के जब इस पर स्ट्राइक करेंगी, स्ट्राइक करने पर इसमें से कुछ तो होगा रिफ्लेक्ट। अब देखिए अगर ये मेटल की बात कर रहा हूं तो मेटल तो क्या होते हैं, अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं। मेटल्स आर गुड रिफ्लेक्टर। तो ये तो ज्यादातर लाइट को क्या कर देंगे, ज्यादातर लाइट को रिफ्लेक्ट कर देंगे। मेटल्स आर गुड रिफ्लेक्टर, तो ये अच्छा रिफ्लेक्टर है। अगर ये अच्छा रिफ्लेक्टर है तो 100 एनर्जी आई, 100 में से 90 एनर्जी को इसने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। बाकी की जो 7 एनर्जी है वो इसने क्या की, वो इसने यहाँ पर एब्जॉर्ब की। एब्जॉर्ब करने के बाद में यहाँ का मटेरियल गर्म हुआ, इसका टेम्परेचर बढ़ा। अगर इसका टेम्परेचर राइज हुआ तो ये अपने साथ वाले पार्टिकल को भी एनर्जी देगा। ये हमने सॉलिड्स में स्टडी किया था, मैंने आपको मेटल्स के बारे में बताया था जब हमने कंडक्टिविटी को पढ़ा था, कंडक्टेंस को पढ़ा था, कि जब हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ तो क्या होता है, पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेशन के थ्रू उस एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसमिट करते हैं। तो इसी तरह से जिस पॉइंट पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो 100 एनर्जी में से 7 इसने एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी का जो 3 है वो ये क्या कर रहा है, वो ये ट्रांसमिट कर रहा है। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन भी हो रहा है। तो ये इस एनर्जी को इस मटेरियल में, इस मटेरियल के अंदर ट्रांसमिट कर रहा है। धीरे धीरे ये पूरा जो मेटल का ब्लॉक है वो गर्म होता जा रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट था ये तीनों चीजें कर रहा है। यहाँ पर जो लाइट एनर्जी आ रही है, यहाँ पर जो रेडिएशन आ रहा है, उस रेडिएशन का ये रिफ्लेक्शन भी कर रहा है, उस रेडिएशन को ये मटेरियल एब्जॉर्ब भी कर रहा है। जहां पर ये आकर के स्ट्राइक करेगी वहां पर एब्जॉर्प्शन होगा। ये मैंने एक ही रेडिएशन को दिखाया, आप मल्टीपल लाइट रेस को दिखा सकते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को दिखा सकते हैं। तो ये जहां जहां पर स्ट्राइक करेगा वहां पर एब्जॉर्प्शन होगा और बाकी की लाइट क्या होगी, बाकी का जो रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और थोड़ा बहुत क्या होगा, ट्रांसमिट भी होगा आगे की तरफ। तो ऐसा कोई भी आपको मटेरियल नहीं मिलेगा जो 100% रिफ्लेक्शन कर दे, ना ही ऐसा कोई मटेरियल है जो 100% एब्जॉर्प्शन करे। जैसे कि हम लोग ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, आपने शायद सुना भी होगा वेंटा ब्लैक। वेंटा ब्लैक एक ऐसा मटेरियल है जो अप्रोक्सीमेटली 99% लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। 99% लाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो सबसे अच्छा एब्जॉर्बर माना गया, लेकिन 100% तो वो भी नहीं कर पा रहा। तो हम लोग ये स्टडी करते हैं कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो 100% रिफ्लेक्शन करेगा। मिरर, जैसे कि मिरर होते हैं, मिरर रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, लेकिन वो क्या नहीं करते हैं, लेकिन वो एब्जॉर्प्शन भी तो करते हैं। जब हम उसको धूप में रख देंगे तो वो गर्म भी होगा, क्योंकि लाइट एनर्जी को वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब भी कर रहा है। और धीरे धीरे वो पूरा ग्लास गर्म हो जाएगा, पूरा मिरर गर्म हो जाएगा, पूरा मेटल का ब्लॉक गर्म हो जाएगा, मतलब कि वो हीट एनर्जी को ट्रांसमिट भी कर रहा है। वो ट्रांसमिशन तो हम पढ़ चुके हैं, ये हीट एनर्जी का ट्रांसमिशन हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। किसमें, कंडक्टेंस में, कंडक्शन के अंदर, कि हीट एनर्जी कैसे कंडक्ट होती है, पार्टिकल कोलाइड करते हैं आसपास के पार्टिकल से और हीट एनर्जी को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। तो 100% एब्जॉर्प्शन, 100% रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। कोई भी बॉडी है वो तीनों करेगी, पार्शियली करेगी, पार्शियली रिफ्लेक्ट करेगी, पार्शियली ट्रांसमिट करेगी और पार्शियली एब्जॉर्ब करेगी। तो अब देख लीजिए पूरा 100% हो रहा है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी ओबे होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी ओबे करना है इसमें।
कितनी एनर्जी आ रही थी, इंसिडेंट एनर्जी इज 100। रिफ्लेक्शन कितने का हो रहा है, ये अच्छा रिफ्लेक्टर है, मेटल है तो ये ज्यादातर एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो 90% एनर्जी को इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, 90% रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर दिया। 7 इसने एब्जॉर्ब किए, टोटल हो गया 97, और 3 इसने क्या कर दिए, 3 आगे इसने ट्रांसमिट कर दिए, तो टोटल कितना हो गया 100। तो 100 एनर्जी आएगी, तो 100 एनर्जी आएगी, कुछ रिफ्लेक्ट होगी, कुछ ट्रांसमिट होगी, कुछ एब्जॉर्ब होगी, तो इसको रेट प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है, RAT, रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्बटेंस एंड ट्रांसमिटेंस। अब हम इनकी बात करते हैं, और ये टोटल कितना रहेगा, ये टोटल 100 रहेगा। तो ये जो इसका एडिशन है उसको 1 से लिखा जाता है, कि जितना भी रिफ्लेक्टेंस होगा, जितना भी एब्जॉर्बटेंस होगा, जितना भी ट्रांसमिटेंस होगा, उन सबका टोटल कितना आना चाहिए, उन सबका टोटल 1 आना चाहिए, यूनिटी आना चाहिए। और वो यूनिटी किसके बराबर होगा, यूनिटी का मतलब है द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये 1 का ये मतलब है। तो कोई भी बॉडी तीनों काम एक साथ करेगी, रिफ्लेक्शन भी करेगी, एब्जॉर्प्शन भी करेगी और ट्रांसमिशन भी करेगी। अब हम बात करते हैं कि ये कितना रिफ्लेक्शन करेगी, कितना रिफ्लेक्शन करेगी, तो उसके लिए इसकी डेफिनेशन सेट करनी पड़ेगी। तो वो डेफिनेशन क्या होगी, ये जो रिफ्लेक्टेंस होता है इसको स्मॉल r से लिखते हैं, जो रिफ्लेक्टेंस होता है उसको किससे लिखा जाता है, स्मॉल r से लिखा जाता है, और ये रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन का और इंसिडेंट रेडिएशन का। amount of reflected radiation, amount of reflected radiation, कितना रेडिएशन ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, डिवाइड बाय amount of incident radiation, amount of incident radiation। देख लीजिए अब इस एग्जांपल से कितना आएगा, रिफ्लेक्टेंस कितना आएगा, अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है 90, इंसिडेंट कितना हो रहा था, इंसिडेंट हो रहा है 100, तो रिफ्लेक्टेंस कितना आ रहा है देख लीजिए 90 इसने रिफ्लेक्ट किया, टोटल कितना इंसिडेंट हो रहा था 100, सो रिफ्लेक्टेंस विल बी 0.9, तो रिफ्लेक्टेंस 0.9 आएगा, ये 0.9 आ रहा है, ये 0.7 आएगा, ये 0.3 आएगा, तो इसमें क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, टोटल करके कितना आ जाना चाहिए, कितना 1 आ जाना चाहिए, 0.9 ये आ चुका है, बाकी का एडिशन करेंगे इनका, तो टोटल कितना आएगा, टोटल 1 आएगा। ओके, सो दिस इज द रिफ्लेक्टेंस। डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन बनेगी द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन टू द अमाउंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जितना वो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है और जितना वो रेडिएशन रिसीव कर रहा है उस पर इंसिडेंट हो रहा है, इन दोनों के रेशियो को क्या बोला जाता है, इसके रेशियो को बोला जाता है रिफ्लेक्टेंस, और इसी फॉर्मूला से हम इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्टेंस की। एब्जॉर्प्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी, तो आंसर सेम ऐसा ही लिखना है, ये रेशियो ही तो बनाना है एब्जॉर्प्टेंस का भी, कि कितना उसने एब्जॉर्ब किया और कितना इंसिडेंट हुआ था, उसका जो रेशियो होगा उसको क्या बोला जाएगा, एब्जॉर्प्टेंस बोला जाएगा, या इसको एक नाम से और भी बोलते हैं एब्जॉर्बिंग पावर ऑफ द बॉडी, एब्जॉर्बिंग पावर ऑफ द बॉडी, इसको एब्जॉर्बिंग पावर के नाम से भी बोला जाता है, और किससे लिखा जाता है, स्मॉल ए से लिखा जाता है। और डेफिनेशन क्या बनेगी, रेशियो होगा अमाउंट ऑफ absorbed thermal radiation, amount of absorbed radiation divided by amount of incident radiation, amount of incident radiation। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें ये लिखा था कि ये 7 एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, 7% एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, 100 में से 7 एब्जॉर्ब की इसने, और इंसिडेंट कितनी हो रही थी 100, इंसिडेंट 100 हो रही थी, तो ये आ जाएगा 0.07, ये आ गया एब्जॉर्प्टेंस, ये आ गया रिफ्लेक्टेंस। अब इसी तरह से हम लोग थर्ड डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस मतलब कि कितना वो ही कितनी एनर्जी को क्या कर रहा है, वो आगे ट्रांसमिट कर रहा है। ट्रांसमिटेंस को हम लोग स्टडी कर चुके हैं, किसमें, अभी बताया था मैंने आपको, कंडक्शन में स्टडी किया था हमने इसको। अमाउंट ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन, इसको स्मॉल टी से लिखा जाएगा,
यहां लिखा जाएगा अमाउंट ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन टू द अमाउंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज कॉल्ड ट्रांसमिटेंस डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ टोटल इंसिडेंट रेडिएशन। टोटल कितना रेडिएशन उस पर इंसिडेंट हुआ। सो दिस इज द ट्रांसमिटेंस, इसको ट्रांसमिटेंस बोलते हैं या ट्रांसमिटिंग पावर भी बोला जाता है इसको, ट्रांसमिटिंग पावर ऑफ द बॉडी। अच्छा, एग्जांपल के बेस पर क्या आएगा ये, इसको हम लोग लिख देते हैं ट्रांसमिटिंग पावर। अब ट्रांसमिटेंस कैलकुलेट करना है। क्या बताया था, 100 में से 90 रिफ्लेक्ट हो रही थी, अभी जो एग्जांपल लिखा था मैंने, 7 एब्जॉर्ब हो रही थी और 3 क्या हो रही थी, 3 ट्रांसमिट हो रही थी। तो यहाँ लिखेंगे कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हुई, 3, और इंसिडेंट कितनी हुई थी, 100। तो आंसर आएगा 0.03। तीनों को ऐड कर लो, तीनों को ऐड करोगे 0.9 प्लस 0.07 प्लस 0.03, ये टोटल कितना आएगा, ये टोटल आएगा 1। ये टोटल कितना आएगा, 1 आएगा। टोटल 1 आने का मतलब है दैट इट इज ओबेइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे कर रहा है कि एनर्जी ना तो क्रिएट हुई ना डिस्ट्रॉय हुई, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई और कुछ एनर्जी उस मटेरियल में ट्रांसमिट हो गई। सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये जो स्टेटमेंट यहाँ लिखी गई है। इसको स्मॉल r, स्मॉल a और स्मॉल t से लिखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है दैट रिफ्लेक्टेंस प्लस एब्जॉर्प्टेंस एंड ट्रांसमिटिंग पावर, इन सब का जो टोटल आता है वो 1 के इक्वल आता है, एंड इट इज ओबेइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो ये आंसर आएगा। इसके बाद में अब हम लोग बात करते हैं कुछ बॉडीज के बारे में, जैसे कि कौन किसकी, जिसका रिफ्लेक्टेंस अच्छा होता है, जो ज्यादा रिफ्लेक्ट कर सकता है, वो एमीटर अच्छा नहीं होता, एमिशन अच्छा नहीं करेगा। तो इसमें एक स्टेटमेंट और मैं ऐड करता हूं, जो गुड रिफ्लेक्टर होते हैं, जो गुड रिफ्लेक्टर होते हैं वो पुअर एब्जॉर्बर होते हैं और पुअर एमीटर होते हैं। पुअर एब्जॉर्बर होते हैं और पुअर एमीटर भी होते हैं। इनकी एमिशन पावर ज्यादा अच्छी नहीं होती। एमिशन का मतलब है कि अपने अंदर जब वो मटेरियल गर्म हो जाएगा, गर्म होने के बाद में वो रेडिएशन खुद भी करेगा। जैसे कि हम लोग मेटल के ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं, मेटल को जब हीटअप करते हैं, जैसे आयरन लेते हैं, आयरन को जब हम गर्म करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो कैसा दिखना शुरू हो जाता है, वो रेड हॉट दिखना शुरू हो जाता है, एकदम गर्म दिखना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो रेडिएशन कर रहा है। और वो रेडिएशन कहाँ जा रहे हैं, वो रेडिएशन हमारी आईज में जा रहे हैं, और इसी वजह से वो हमें कैसा दिखाई दे रहा है, वो रेड कलर का दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली जब हम किसी मटेरियल को गर्म करेंगे, गर्म करने पर वो क्या करेगा, रेडिएशन करेगा, थर्मल रेडिएशन करेगा, हीट एनर्जी की वेव्स निकालेगा अपने अंदर से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रेडिएशन करेगा। अब बात ये आती है कि जो मेटल्स हैं उनकी इमिसिव पावर अच्छी नहीं होती है, वो ज्यादा अच्छे एमिटर नहीं होते हैं, एमिशन ज्यादा अच्छा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज दे आर नॉट द गुड, बिकॉज दे आर गुड रिफ्लेक्टर, क्योंकि वो अच्छे रिफ्लेक्टर हैं। अच्छे रिफ्लेक्टर हैं तो क्या होगा, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था मेटल का। जैसे ये सिल्वर का ब्लॉक है, सिल्वर का ब्लॉक है, तो यहाँ से 100 एनर्जी आ रही है, 100 एनर्जी में से 90 तो ये रिफ्लेक्ट ही कर रहा है। अगर ये 90 रिफ्लेक्ट कर रहा है तो बाकी की एनर्जी बहुत कम बची। सो दीज आर द पुअर एब्जॉर्बर, ये पुअर एब्जॉर्बर है। और अगर ये एब्जॉर्ब भी बहुत कम कर रहा है, अगर ये एब्जॉर्ब ही बहुत कम कर रहा है, तो उस केस में ये जल्दी से गर्म नहीं होगा। अगर ये गर्म नहीं होगा तो उस केस में ये क्या नहीं करेगा, एमिशन भी नहीं करेगा। तो जो अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं, जैसे कि मेटल्स, तो मेटल्स की बात कर रहा हूं मैं, सो मेटल्स आर द गुड रिफ्लेक्टर। मेटल्स अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं, जो लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, मतलब कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और अगर रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो उसकी इमिसिव पावर भी ज्यादा अच्छी नहीं होगी, वो एमिशन भी नहीं करेगा।
तो ये बातें आपको याद रखनी है इसके अंदर। ओके, अभी हम लोग बात करते हैं एमिसिव पावर की। एमिशन की बात करते हैं कि कितना एमिशन ये करेगा, कोई भी बॉडी कितना एमिशन करेगी। So the next topic is total emittance. You can say that emissive power. ये दो मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर बताए हैं, ये याद रखने हैं आपको। टोटल एमिटेंस और यू कैन से दैट एमिसिव पावर। एमिसिव पावर, इसको एमिसिव पावर भी बोलते हैं और एमिटेंस भी बोला जाता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में सुनो। डेफिनेशन ये कहती है कि इतनी अमाउंट में ये एनर्जी को रेडिएट करेगा पर यूनिट एरिया में से पर सेकंड। तो बेसिकली मेरे पास ये एक मटेरियल है, इस मटेरियल को मैंने गर्म किया, हीटअप किया। हीटअप करने पर क्या हुआ, इसका कुछ ना कुछ सरफेस एरिया होगा, तो ये हम इसका सरफेस एरिया भी दिखा देते हैं। सो दिस इज द सरफेस विच इज रेडिएटिंग द एनर्जी। तो ये वो सरफेस है जहां से क्या हो रही है, एनर्जी रेडिएट हो रही है। तो अगर एरिया ज्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा, इसकी एमिसिव पावर भी क्या हो जाएगी, इसकी एमिसिव पावर कम हो जाएगी। तो पर यूनिट एरिया में जितनी ये एमिसिव पावर देगा दैट इज कॉल्ड एमिसिविटी, और यू कैन से दैट एमिटेंस। बेसिकली अब मानते हैं हम लोग ये 100 जूल की एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं, हमने इसको गर्म किया, गर्म करने पर ये जो इसका एरिया है वो एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर। तो पर मीटर स्क्वायर एरिया 100 जूल की एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, और 100 जूल की एनर्जी को रेडिएट कर रहा है कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। सो दिस इज कॉल्ड एमिसिव पावर, इसको बोलते हैं एमिसिव पावर। तो पर सेकेंड में पर यूनिट एरिया जितना रेडिएशन करेगा उसको क्या बोला जाएगा, एमिसिव पावर और एमिटेंस। बेसिकली इसका मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे कि हमारे घर में विंडो होती है, और विंडो को जब ओपन करते हैं तो लाइट एनर्जी अंदर आती है, वो भी एक तरह का रेडिएशन ही है, वो भी रेडिएशन ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है। तो जब हमने विंडो को ओपन किया और ये जो विंडो थी इसका एरिया कितना था, इसकी लेंथ 1 मीटर है, इसकी ब्रेथ 1 मीटर है, तो इसका एरिया होगा 1 मीटर स्क्वायर। अब ये विंडो को जैसे ही ओपन किया पर सेकंड इसमें से 100 जूल की एनर्जी आ रही है, तो हमने बोला कि यही इसकी क्या है, एमिटेंस है, यही इसकी एमिसिव पावर है। तो यही तो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ कि पर यूनिट एरिया में से पर सेकंड जितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है दैट इज कॉल्ड एमिसिव पावर। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, फिर लिखते हैं इसका फॉर्मूला, फिर बनाएंगे इसकी यूनिट। द थर्मल एनर्जी emitted per second from per unit area of the object, from the per unit area of the object is called emissive power, is called emissive power of that object, of that object। तो मेटल्स की एमिसिव पावर अच्छी नहीं होती है। ओके, अब इसका हम लोग फॉर्मुलेशन करते हैं। फॉर्मुलेशन क्या होगा, एमिसिव पावर को स्मॉल ई से लिखा जाता है, एमिसिव पावर को स्मॉल ई से लिखते हैं। और मैंने क्या बोला, टोटल एनर्जी, या आप लोग इसको बोल सकते हैं एमिटेड एनर्जी। एमिटेड थर्मल एनर्जी, और यू कैन से दैट एमिटेड रेडिएशन डिवाइड बाय, डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है पर सेकंड। पर सेकंड का मतलब है डिवाइड बाय टाइम आएगा, और पर यूनिट एरिया का मतलब है डिवाइड बाय एरिया आएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एमिसिव पावर, ये एमिसिव पावर का फॉर्मूला है।
कि पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया से जितनी एनर्जी रेडिएट की जा रही है, दैट इज कॉल्ड एमिसिव पावर ऑफ द ऑब्जेक्ट। और एमिसिव पावर किसकी अच्छी होगी? तो आंसर है ब्लैक बॉडी की, क्योंकि ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब भी ज्यादा करती है, एब्जॉर्प्शन पावर भी ज्यादा है, जिसकी एब्जॉर्प्शन पावर ज्यादा होती है उसकी एमिसिव पावर भी ज्यादा होगी। तो बेसिकली जैसे कि सन है, तो सन की एमिसिव पावर बहुत अच्छी है, वो जितनी भी एनर्जी आप उसको देंगे वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, वो उस एनर्जी को क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब भी कर सकता है, और वो क्या कर सकता है? उसके अंदर जो एनर्जी है वो उस एनर्जी को एमिट भी कर रहा है। तो बेसिकली अगर उसकी एमिसिव पावर अच्छी है तो उसकी एब्जॉर्बिंग पावर भी अच्छी होगी, और हम उसको ब्लैक बॉडी में काउंट करते हैं। जो सन है उसको किस में काउंट किया जाता है? उसको ब्लैक बॉडी में काउंट किया जाता है। जब सन के अंदर जो भी हाइड्रोजन है वो सारी की सारी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी उस पर न्यूक्लियर रिएक्शन चल रही है। वो कौन सी न्यूक्लियर रिएक्शन है? न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब क्या है? कंबाइन होना। दो हाइड्रोजन मिलकर के किसमें कन्वर्ट होते हैं? हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, और इस रिएक्शन में जो एनर्जी निकलती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। और उसी न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से सन का टेम्परेचर कुछ करोड़ डिग्री सेल्सियस है, और इतना ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से वो सारा हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन जो भी उसमें अभी तक बना है वो सारा कौन सी स्टेट में है? तो आंसर है प्लाज्मा की स्टेट में। प्लाज्मा की स्टेट में, तो वो सारी एनर्जी को क्या कर रहा है? रेडिएट कर रहा है। किस फॉर्म में? तो आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, क्योंकि सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं है। अगर मीडियम नहीं है तो बिना मीडियम के तो सिर्फ एक ही ट्रांसमिशन हो सकता है, कौन सा? रेडिएशन के थ्रू। रेडिएशन के थ्रू ट्रांसमिशन हो सकता है, प्रोपेगेशन हो सकता है इस एनर्जी का। तो बेसिकली सन से लेकर के अर्थ तक जो एनर्जी आ रही है वो कंडक्शन के थ्रू नहीं आ सकती, क्योंकि बीच में कोई मीडियम नहीं है। कन्वेक्शन के थ्रू भी नहीं आ सकती, मीडियम नहीं है। कंडक्शन कन्वेक्शन दोनों किस पर बेस्ड है? मीडियम पर बेस्ड है। तो एनर्जी जो आ रही है वो रेडिएशन की फॉर्म में आ रही है। तो सन जो है उसको हम लोग ब्लैक बॉडी क्यों बोल रहे हैं? अब सन में जो प्लाज्मा है वो धीरे धीरे क्या होगा? जो भी हाइड्रोजन है वो सारा का सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने सालों में? कुछ 4.5 बिलियन ईयर्स में। अभी इसकी सन की जो एज है वो 4.5 बिलियन ईयर्स ही है, मतलब कि ये अपनी हाफ लाइफ को कंप्लीट कर चुका है, अपनी हाफ लाइफ को कंप्लीट कर चुका है। हाफ लाइफ इसकी और बची है 4.5 बिलियन ईयर्स। तो इतने साल के बाद में जब इसकी सारी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, अभी 75% हाइड्रोजन है, तो धीरे धीरे ये हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब इसकी सारी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन रुक जाएगी। और ये सन इतना बड़ा नहीं है कि एक्सप्लोड करेगा, सुपरनोवा करेगा, तो ये सुपरनोवा नहीं कर सकता। तो क्या होगा? तो जब ये सारी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगी, एनर्जी का प्रोडक्शन हो जाएगा बंद। जब एनर्जी का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो उस केस में कुछ करोड़ साल बाद ये सन ठंडा होना शुरू होगा। इसके अंदर जो मटेरियल है वो अभी भी प्लाज्मा की स्टेट में रहेगा, ऑब्वियसली काफी गर्म है। तो इतने करोड़ डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और इतना सारा मैटर है, तो ये मैटर क्या करेगा? ये अपने स्पेस के अंदर रेडिएशन करेगा, जैसा कि अभी कर रहे हैं। तो जब ये रिएक्शन रुक जाएगी तो एनर्जी प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। अब उस सन में जितनी भी एनर्जी है वो एनर्जी को रेडिएट करता रहेगा। तो कुछ करोड़ साल तक जब वो एनर्जी रेडिएट कर चुका होगा, तब वो जो सन है वो एकदम डार्क हो जाएगा। डार्क हो जाएगा क्यों? क्योंकि ठंडा हो चुका है। पहले गर्म था तो एनर्जी के रेडिएशन कर रहा था, अब जैसे जैसे वो ठंडा होता जा रहा है, एनर्जी के रेडिएशन होते जा रहे हैं, उसकी एनर्जी कम होती जा रही है। अगर उसकी एनर्जी कम होती जा रही है तो धीरे धीरे वो ठंडा होता जाएगा। और कितना ठंडा हो जाएगा? तो आंसर है स्पेस के बराबर टेम्परेचर हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास कोई हॉट ऑब्जेक्ट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर था, ये कितने डिग्री तक ठंडा हो सकता है? तो आंसर है 20 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। तो जब हम इस गर्म पानी को यहाँ पर छोड़ते हैं तो धीरे धीरे ये रेडिएशन करता है, और रेडिएशन करके टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ये हीट को हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर करता है, और जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है तब हीट ट्रांसफर रुक जाता है। सन के साथ भी ऐसा ही होगा। जब सन का टेम्परेचर स्पेस के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा तब वो किसी भी तरह का रेडिएशन नहीं करेगा, और उसका टेम्परेचर 0 केल्विन के आसपास होगा, 1 केल्विन 2 केल्विन ऐसा रहेगा। तो इतने कम टेम्परेचर पर वो क्या करेगा? सिर्फ एब्जॉर्प्शन करेगा। तो सन जो है वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, उसको ब्लैक बॉडी बोला जाता है सन को, क्योंकि उसकी एमिसिव पावर बहुत अच्छी है। अगर उसकी एमिसिव पावर अच्छी है तो जरूर उसकी एब्जॉर्बिंग पावर भी काफी अच्छी होगी। तो जो अच्छे एमिटर होते हैं वो अच्छे एब्जॉर्बर भी होते हैं। अगर सन का एमिशन ज्यादा है, एमिसिव पावर बहुत ज्यादा है, तो उसकी एब्जॉर्बिंग पावर भी बहुत ज्यादा होगी। तो जब वो सन ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल डार्क स्टार बन जाएगा, दिखाई नहीं देगा स्पेस के अंदर, वो डार्क स्टार बन चुका होगा, तो उस समय पर वो किसी भी एनर्जी को क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये आपको सन के बारे में याद रखना है। सन जो है वो ब्लैक बॉडी है।
कैसी बॉडी मानी जाती है? ब्लैक बॉडी, क्योंकि उसकी एब्जॉर्बिंग पावर बहुत अच्छी है। और एब्जॉर्बिंग पावर किसकी अच्छी होती है? ब्लैक बॉडी की। जैसे मैंने आपको वेंटा ब्लैक बताया था, वेंटा ब्लैक एक ऐसा मटेरियल बनाया गया है जो 99% लाइट को क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर वो 99% लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है तो उसकी एमिसिव पावर भी बहुत अच्छी होगी। ओके, सो दिस इज द एमिटेंस। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं इमिसिविटी की। इमिसिविटी एक और प्रॉपर्टी है, वो भी मटेरियल की ही प्रॉपर्टी है। उसकी डेफिनेशन इससे बनेगी, एमिसिव पावर से रिलेटेड है उसकी डेफिनेशन। ये सन के बारे में हम लोग दोबारा से डिस्कस करेंगे जब मैं आपको स्टडी करवाऊंगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। Okay, now we will discuss about the next topic. The next topic is emissivity. Emissivity basically comparison है। किसके साथ कंपैरिजन है? तो आंसर है ब्लैक बॉडी के साथ। एमिसिविटी इसको किससे लिखा जाता है? तो आंसर है, इसको हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन से। इसको किससे लिखा जाता है? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, तो इससे इसको लिखा जाता है। दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन। और ये रेशो है, किसका रेशो है? इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी एंड इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। इनका जो रेशो होता है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इमिसिविटी। कि हमारे पास जो बॉडी है वो पर सेकंड कितना एमिशन कर रही है, और जो ब्लैक बॉडी है वो पर सेकंड कितना एमिशन करती है, तो इसका जो रेशियो होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको एमिसिविटी बोला जाता है। तो बेसिकली हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? ये जो कैपिटल ई लिखा गया है, ये कैपिटल ई का मतलब क्या है? कैपिटल ई का मतलब है एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। कौन सी ब्लैक बॉडी? परफेक्टली ब्लैक बॉडी, मतलब कि जो ज्यादातर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, उस बॉडी को क्या बोलते हैं हम लोग? परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है उसका कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कितना एमिशन कर रहा है पर सेकंड, और ब्लैक बॉडी पर सेकंड कितना एमिशन करती है। तो इसके लिए क्या देखना पड़ेगा? इसके लिए आपको क्या सेम रखना पड़ेगा? इसके लिए आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। किसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा? हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो एमिशन कर रहा है, और जो ब्लैक बॉडी है उसका टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर कैसा रखना पड़ेगा? दोनों का टेम्परेचर सेम रखना पड़ेगा आपको, और कांस्टेंट रखना पड़ेगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट 20 डिग्री सेल्सियस पर है और ये ब्लैक बॉडी भी 20 डिग्री सेल्सियस पर है, तो 20 डिग्री सेल्सियस पर ये ऑब्जेक्ट जितना एमिशन कर रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस पर ब्लैक बॉडी जितना एमिशन कर रही है, इन दोनों के रेशियो को बोला जाता है एमिसिविटी। दिस इज कॉल्ड एमिसिविटी। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन या परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे परफेक्टली ब्लैक बॉडी के बारे में, और डिस्कस करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करते हैं।